गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कल की क्लास में अपन ने 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था, उसके प्रावधान पढ़े थे, है ना। और अपन ने ये जाना था उस क्लास में कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में क्या महत्व है, क्या भूमिका रखता है, और इस एक्ट के द्वारा किन किन संस्थाओं की स्थापना की गई और कौन कौन से प्रावधान लागू किए गए जो वर्तमान में भारतीय संविधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ग्रहण करता है। क्लियर? ठीक। आज अपन को बात करना है 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में। समझिए कैसे, ठीक है। 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ये कोई स्पेशल या ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं था, ठीक है। सिर्फ क्या था, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया था जिसे अपन नाम देते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्लियर? इस एक्ट की अगर बात करें 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, तो इस एक्ट को बंदोबस्त अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। 1781 ईस्वी का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है इस एक्ट को बंदोबस्त अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को क्या किया गया, दूर किया गया। क्लियर? तो 1781 के जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है इसे बंदोबस्त अधिनियम भी कहते हैं, और यह एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिस एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां शेष रह गई थी उन कमियों को दूर करने का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। क्लियर? 1773 ईस्वी का कल जब अपन रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे तो अपन ने उसमें एक पॉइंट पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट पढ़ा था अपन ने कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया क्यों गया था? क्योंकि 1773 के पहले तक बंगाल एक अकेली प्रेसिडेंसी थी, उसके साथ बंबई और मद्रास को जोड़ा नहीं गया था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया, बंगाल के साथ साथ दो और प्रेसिडेंसियों को जोड़ दिया गया था, जिनमें से एक को नाम देते हैं बंबई और एक को नाम देते हैं मद्रास, ठीक है। ठीक। तो जब बंगाल के साथ बंबई और मद्रास को जोड़ा गया तो बंगाल का गवर्नर क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये हुआ 1773 में। लेकिन 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया, अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, ध्यान दीजिएगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा अब वह बंगाल के साथ साथ, यानी बंगाल के लिए तो कानून का निर्माण करवाएगा ही, है ना, बंगाल के साथ साथ बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी कानून का क्या करेगा, निर्माण कर सकेगा। क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अपन ने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहयोग एवं सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई थी। और वो पहले 4 सदस्य कौन कौन से थे, कल के वीडियो में मैंने आपको नाम बताए थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, बारवेल। क्लियर? और इनको करना क्या था, इनको कंपनी की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए इन्हें कानून का क्या करना था, निर्माण करना था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है ना, वो बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कानून का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। लेकिन 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में व्यवस्था की गई कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार और उड़ीसा के लिए बाकायदा कानूनों का क्या कर सकेगा, निर्माण कर सकेगा। क्लियर? तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट का पहला पॉइंट है कि यह बंदोबस्त अधिनियम है, क्योंकि इसे 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। दूसरा, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल, बंबई, मद्रास, और मैंने आपको बताया था कि उस समय का बंगाल वर्तमान के 4 क्षेत्र उसमें शामिल थे, वर्तमान का बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसमें दूसरा पॉइंट रखा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, अब वह परिषद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, साथ ही बंबई तथा मद्रास के लिए कानून का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट में रखा गया था कि देखना, यहां पर ध्यान देना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कल जब अपन रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे तो अपन ने कहा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान रखा गया और यह एक्ट भारत में लागू कब हुआ? 1774 में। तो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई? स्थापना की गई। तो कलकत्ता में दो बड़ी संस्थाएं हो गई, एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और दूसरी क्या हो गई? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल की परिषद और गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों संस्थाओं के अधिकारों का क्या किया गया? सीमांकन किया गया, जिससे दोनों एक दूसरे पर हावी ना हो सकें। सुप्रीम कोर्ट अलग कार्य करेगी, उसके अलग अधिकार निर्धारित किए गए, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अलग अधिकार क्षेत्र और शक्तियां क्या कर दी गई? निर्धारित कर दी गई। तो 1781 के सेटलमेंट का जो तीसरा प्रावधान था वो ये था कि गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद और सुप्रीम कोर्ट, इन सबके अलग अलग अधिकार क्षेत्र और अलग अलग शक्तियां इनकी क्या कर दी गई? निर्धारित कर दी गई। क्लियर? तीसरा पॉइंट ये था। अगर 1781 के सेटलमेंट के चौथे पॉइंट की अपन बात करें तो समझिए कि चौथा पॉइंट क्या कह रहा था। ठीक, भारत के बंगाल प्रांत के कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था, क्योंकि ये व्यवस्था होती है कि वर्तमान में कोई भी न्यायालय हो, है ना, वो सभी के मुकदमे सुनता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में व्यवस्था की गई और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। तो कलकत्ता में तो दोनों लोग रहते थे, हिंदू भी रहते थे और अंग्रेज भी रहते थे, है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई हिंदू अपराध करता है तो उसके विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई करेगा। अगर कोई अंग्रेज जो इंग्लैंड का है और कलकत्ता में व्यापार कर रहा है, अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो उसके विरुद्ध अपराध की सुनवाई भी किसे करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को। क्लियर? लेकिन ब्रिटिश संसद ने 1781 के सेटलमेंट एक्ट में यह व्यवस्था की कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है उसमें पूरी तरह से रोक लगा दी गई कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी, ध्यान देना, समझिएगा इस पॉइंट को, 1781 के सेटलमेंट एक्ट में ब्रिटिश संसद ने सुप्रीम कोर्ट पर ये रोक लगा दी कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी, है ना, अगर अपराध करता है तो उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपराध के मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी द्वारा किया गया कोई भी अपराध सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से क्या हो गया? बाहर हो गया। यानी सीधा सा अर्थ है कि अंग्रेज भारत में कोई भी अपराध करते रहें, है ना, उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1781 के सेटलमेंट एक्ट का कि इसमें सुप्रीम कोर्ट पर एक पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, है ना, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी अगर कोई अपराध करता है तो उसके द्वारा किए गए अपराध का जो मुकदमा होगा उस मुकदमे को सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से क्या हो गया? बाहर हो गया। जो कंपनी का कर्मचारी अपराध करेगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उसके विरुद्ध मुकदमा चलेगा और वो मुकदमे की सुनवाई कहां होगी? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड की कौन सी अदालत करेगी? प्रिवी काउंसिल। क्लियर? तो एक पॉइंट ये था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये रखा गया सेटलमेंट एक्ट में कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, ध्यान दीजिएगा, पहला चौथा पॉइंट आया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी, है ना, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से क्या हो गया? बाहर हो गया। जो पांचवा पॉइंट है इस एक्ट का वो ये था कि गवर्नर जनरल और उसकी जो 4 सदस्यीय परिषद थी, ठीक है, गवर्नर जनरल प्लस परिषद, ठीक, 2 लोग ये हो गए। तीसरा, अगर भारत का कोई जमींदार है, ये हिंदू होते थे जमींदार, है ना, साथ में अगर कोई राजस्व मुकदमा है, जैसे अपन दीवानी नाम देते हैं, ठीक है, राजस्व मुकदमा है, ठीक है, ये सारी के सारे जो क्षेत्र पॉइंट हैं, गवर्नर जनरल, उसकी परिषद, ठीक है, जमींदार और राजस्व मुकदमे, इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। ठीक है, चौथे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से कंपनी के कर्मचारियों को बाहर किया गया, है ना, और पांचवें पॉइंट में गवर्नर जनरल, उसकी 4 सदस्यीय परिषद, जमींदार और राजस्व के मुकदमे, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से क्या कर दिए गए? बाहर कर दिए गए। क्लियर? हाँ, एक व्यवस्था इसमें एक की गई
कि जो जिला अदालतें हैं, जिला न्यायालय जिन्हें अपन नाम देते हैं, है ना, जिला न्यायालय अगर किसी बात पर कोई डिसीजन देता है, कोई निर्णय देता है, तो जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था। जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसके पास था? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास। तो सीधा सा बोले कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो की गई, लेकिन उसे अधिकार एक भी नहीं दिए गए। ठीक है, क्योंकि जिला न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था। जिला न्यायालयों के विरुद्ध अपील कौन सुनता था? गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद। तो ये है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक बार समराइज कर रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 1781 की एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बंदोबस्त अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट को पारित करके ब्रिटिश संसद ने उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया था जो कमियां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में शेष रह गई थी। क्लियर? इस एक्ट में दूसरी व्यवस्था ये की गई थी कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो बंगाल, बंबई और मद्रास के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी बाकायदा कानून निर्माण कर सकता है। उसे बिहार और उड़ीसा के लिए कानून निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई। क्लियर? तीसरा पॉइंट इसमें रखा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद है ना, तो बंगाल के गवर्नर जनरल, उसकी परिषद और वहां पर स्थित सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के अधिकार निर्धारित किए गए, दोनों की शक्तियां निर्धारित की गई और दोनों का कार्यक्षेत्र क्या कर दिया गया? निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, चौथे पॉइंट में अपन ने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी अगर पद पर रहते हुए कोई अपराध करता है तो उसके विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से वो क्या हो गया था? बाहर हो गया था। ठीक है, उस कर्मचारी के विरुद्ध जो मुकदमा चलेगा वो इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में चलेगा। क्लियर? प्लस गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद, भारत के जमींदार और राजस्व या दीवानी या लगान से संबंधित कोई भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। अब इस मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था। ठीक, जो जिला अदालतें थी, जिला अदालतों के विरुद्ध भी मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करता था, बल्कि जिला अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध जो अपील सुनने का अधिकार था वो किसके पास था? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास। ठीक है, ये था अपना 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब अपन बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अपन बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट पर। ठीक, ये एक्ट है 1784 ईस्वी का, जिसे अपन नाम देते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, देखना, जिस तरह से भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व है ना, ठीक उसी प्रकार भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट का भी महत्वपूर्ण स्थान है। क्लियर? क्योंकि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारतीय व्यवस्था में जितने परिवर्तन किए गए है ना, उसी के समान अनेक परिवर्तन भारतीय शासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किसके द्वारा किए गए? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। क्लियर? तो पिट्स इंडिया एक्ट पे अपन बात करते हैं। ठीक, समझिएगा, 1784 ईस्वी का है पिट्स इंडिया एक्ट, लेकिन इसकी भूमिका कब से स्टार्ट होती है? 1783 ईस्वी से। ठीक है, ठीक, 1783 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में, जो इंग्लैंड की संसद है, ध्यान देना, इसके 2 सदन हैं। जैसे भारत में संसद है, उसके भी 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इंग्लैंड की संसद के भी 2 सदन हैं, एक का नाम है लॉर्ड सभा, ठीक है, और एक का नाम है कॉमन सभा। ठीक, 2 सदन इसके भी हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा, वहाँ की संसद की भी 2 सदन है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। क्लियर? 1783 ईस्वी में, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, 1783 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में लॉर्ड फॉक्स, वहाँ का सांसद है ना, लॉर्ड फॉक्स ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, बिल प्रस्तुत किया, जो बिल किससे संबंधित है? भारत की शासन व्यवस्था से। ठीक है, 1783 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में लॉर्ड फॉक्स ने एक बिल प्रस्तुत किया, जिसे कॉमन सभा ने तो पारित कर दिया, परंतु लॉर्ड सभा ने पारित नहीं किया और लॉर्ड सभा ने उस बिल को क्या कर दिया? अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, 1783 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में लॉर्ड फॉक्स के द्वारा एक विधेयक या बिल प्रस्तुत किया गया,
ठीक है। उस बिल को वहां की संसद की कॉमन सभा ने पारित कर दिया, लेकिन लॉर्ड सभा ने क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, जब लॉर्ड सभा ने बिल को अस्वीकृत किया तो इंग्लैंड में इस समय जो सरकार थी वो दो लोगों की या दो व्यक्तियों की मिलीजुली सरकार थी, जिनमें से एक का नाम था लॉर्ड नॉर्थ और एक का नाम था लॉर्ड फॉक्स। क्लियर। जैसे ही वहां की संसद की लॉर्ड सभा ने इस बिल को अस्वीकृत किया, वहां पर जो संयुक्त सरकार है लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की, इस संयुक्त सरकार का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। क्लियर। और ब्रिटिश भारतीय इतिहास का 1600 से लेकर 1947 तक, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 1600 से लेकर 1947 तक यह ब्रिटिश भारतीय इतिहास का ऐसा पहला अवसर था जब किसी भारतीय बिल के संदर्भ में इंग्लैंड की सरकार का क्या हुआ हो, पतन हुआ हो। क्लियर, समझ में आया। 1783 में फॉक्स ने वहां की संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे कॉमन सभा ने पारित कर दिया, परंतु लॉर्ड सभा ने क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। ठीक है। और जैसे ही लॉर्ड सभा ने बिल को अस्वीकृत किया, इंग्लैंड की जो लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की जो सरकार थी उस सरकार का पतन हो गया। और यह ब्रिटिश भारतीय इतिहास का ऐसा पहला अवसर है जब किसी भारतीय बिल को लेकर ब्रिटिश सरकार का क्या हुआ हो, पतन हुआ हो। क्लियर। सरकार का वहां पतन हुआ, फिर चुनाव हुए और चुनाव के बाद इंग्लैंड में अब जो प्रधानमंत्री बने, है ना, उनका नाम था विलियम पिट। क्लियर, समझिएगा। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार का क्या हो गया है, पतन हो गया है। ठीक है, तो पतन के बाद वहां पर चुनाव हुए और चुनाव के बाद इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री बना उसका नाम था विलियम पिट, है ना। विलियम पिट्स महोदय ने जुलाई 1784 ईस्वी को, है ना, जुलाई 1784 ईस्वी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने भारतीय शासन व्यवस्था से संबंधित एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया, है ना, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। और जब ये दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया तो वो किस नाम से जाना गया, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से। और सन क्या रहेगी, 1784 ईस्वी। क्लियर हुआ, क्या है ये, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 1783 में जब फॉक्स ने संसद में बिल प्रस्तुत किया तो इंग्लैंड की संसद के लॉर्ड सभा ने उसे अस्वीकृत कर दिया। और जैसे ही बिल अस्वीकृत हुआ, लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की सरकार का क्या हो गया, पतन हो गया। क्लियर। और उनके पतन के बाद इंग्लैंड में चुनाव हुआ। चुनाव के बाद वहां पर प्रधानमंत्री कौन बने, विलियम पिट। विलियम पिट ने जुलाई 1784 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद में एक बिल प्रस्तुत किया जो भारतीय शासन व्यवस्था से संबंधित था। इस बिल को जब संसद ने पारित कर दिया तो ये बिल पिट के नाम पर ही 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। क्लियर। इसमें प्रावधान क्या थे, क्या सुधार किए गए, ये अपन को देखना है। ठीक है, तो 1784 ईस्वी के जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये दो कारणों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके दो कारण हैं जो इस एक्ट को भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण एक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसका पहला कारण क्या था जो इस एक्ट को इतना इंपॉर्टेंट बनाता है, ठीक है, समझिएगा। भारत में अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। ठीक है, वहां की महारानी या वहां की संसद का शासन नहीं है। ठीक है, भारत में शासन किसका है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में जो कंपनी का शासन था, ध्यान देना, भारत में जो कंपनी के शासन के क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को ना तो कंपनी का क्षेत्र कहा गया ना भारत का क्षेत्र कहा गया, बल्कि उन क्षेत्रों को नाम दिया गया ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है, समझिएगा, नाम क्या दिया गया, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र। पहला समझना क्या है ये, भारत में शासन कौन कर रही है, कंपनी। तो कंपनी ने जैसे बंगाल में अधिकार कर लिया तो अपन को बोलना चाहिए कि कंपनी के अधिकृत बंगाल क्षेत्र या कंपनी द्वारा अधिकृत बंगाल क्षेत्र या भारत का बंगाल, ऐसा बोलना चाहिए। क्लियर, क्योंकि भारत में ना तो संसद का शासन है ना वहां की महारानी का शासन है, तो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर संसद ने दिखा दिया कंपनी को कि आप एक प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति हैं, आप शासन चला रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारा मन होगा उस दिन हम आपसे शासन को क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे, क्योंकि कंपनी के क्षेत्र को नाम क्या दिया गया था, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र। तो पहला प्रावधान इसका है, या इसकी जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को जो इंपॉर्टेंट एक्ट बनाता है वो पहला कारण यही है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन क्षेत्र को, जहां जहां कंपनी भारत में शासन कर रही थी, उसे अपन ने नाम क्या दिया था, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र।
पहला इंपॉर्टेंट, ठीक। दूसरा जो तथ्य है जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को महत्वपूर्ण बनाता है वो ये है कि अब ब्रिटिश सरकार यानी इंग्लैंड की संसद या ब्रिटिश सरकार, ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार, ठीक, कंपनी के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उस कंपनी के प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखेगी। कि कंपनी दो तरह के काम कर रही थी भारत में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत में दो तरह के काम कर रही थी, एक काम कर रही थी व्यापार, है ना, और एक काम कर रही थी प्रशासन। तो ब्रिटिश संसद ने 1784 में कंपनी से कहा कि अभी हम आपकी व्यापारिक गतिविधियों पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कौन सी गतिविधियों पर कर रहे हैं, प्रशासनिक गतिविधियों पर, क्लियर। और ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में जो दूसरा प्रावधान रखा वो ये रखा कि अब ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखेगी, यानी प्रशासनिक गतिविधियों की हर एक क्षेत्र की जानकारी किसके पास होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार के पास, क्लियर। तो दूसरा पॉइंट इसका ये है, ठीक। 1784 ईस्वी का जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जो इसकी उपयोगिता को सिद्ध करता है वो ये है कि इस अधिनियम में पहली बार, है ना, भारत में जो कंपनी के क्षेत्र थे जहां पर कंपनी शासन कर रही थी उन क्षेत्रों को नाम क्या दिया गया, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र, क्लियर। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम था वो ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दो प्रकार के काम कर रही थी, व्यापारिक और प्रशासनिक। तो ब्रिटिश संसद ने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में निश्चित कर दिया कि कंपनी का जो प्रशासनिक क्षेत्र है उस क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण होगा। और ब्रिटिश संसद ने इस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था भी लागू कर दी। और व्यवस्था क्या लागू की वो समझना आप लोग, ठीक। देखना, जब अपन कंपनी की संरचना पढ़ रहे थे, याद करिएगा, है ना, जब कंपनी की संरचना पढ़ रहे थे अपन लोग, है ना, तो अपन लोगों ने कंपनी की संरचना में पढ़ा था कि जो कंपनी का संचालन होगा, ध्यान देना, जो कंपनी का संचालन होगा ये 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होगा। यानी कंपनी का जो 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का समूह है ये कंपनी को क्या करेगा, संचालित करेगा, क्लियर। अब देखना, मैंने अभी अभी कहा कि कंपनी भारत में दो प्रकार के काम कर रही थी, एक कर रही थी व्यापार, है ना, और एक कर रही थी प्रशासन, दो काम कर रही थी, है ना। तो 1700 कंपनी की स्थापना से लेकर 1784 ईस्वी तक जो 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये कंपनी का व्यापार भी चला रहा था और कंपनी का प्रशासन भी चला रहा था, क्लियर। लेकिन 1784 ईस्वी में इसमें परिवर्तन होना है। और परिवर्तन क्या होना है, ब्रिटिश संसद इसमें क्या परिवर्तन करने जा रही है, ब्रिटिश संसद अब किस पर, देखना, कंपनी पर तो नियंत्रण हो गया है ना, लेकिन अब नियंत्रण किस पर होना है, डायरेक्टर्स पर, है ना। तो 1784 ईस्वी का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ब्रिटिश संसद इस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 6 सदस्यीय एक नए बोर्ड का गठन किया जिसे अपन नाम देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक। कंपनी के स्थापना के समय आए 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के व्यापार और प्रशासन दोनों को चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद 24 सदस्यीय डायरेक्टर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक और बोर्ड की स्थापना करती है जो कितना होता है, 6 सदस्यीय, जिसे नाम दिया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। इनका मुख्य काम क्या था, डायरेक्टर की शक्ति को नियंत्रित करना। देखना अब कैसे करेंगे लोग, ठीक। कंपनी भारत में दो प्रकार के काम कर रही है ना, एक कर रही है कंपनी व्यापार का काम और एक कर रही है कंपनी भारत में प्रशासन या राजनीति का काम। दो काम कर रही है, प्रशासन या राजनीति, ठीक। 1784 के पहले तक व्यापार भी 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था और प्रशासन भी 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था। लेकिन 1784 ईस्वी के एक्ट के द्वारा जब 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हो गई तो अब इनमें भी विभाजन होगा कामों का। और क्या विभाजन हुआ कि अब कंपनी के व्यापार को चलाएंगे 24 सदस्यीय डायरेक्टर्स, एक कंपनी के व्यापार को चलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 24 सदस्यीय जो डायरेक्टर्स होगा वो कंपनी के व्यापार को चलाएगा, ठीक है। लेकिन जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो क्या चलाएगा, कंपनी के राजनीति को, ठीक। विभाजन हो गया।
कंपनी की स्थापना से लेकर 1784 ईस्वी तक 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापार तथा प्रशासन दोनों को चला रहा था। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में व्यवस्था की गई, या सीधा बोलूं कि एक नया पॉइंट लागू किया गया 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करके, कि अब कंपनी के व्यापार को चलाएंगे 24 सदस्यीय डायरेक्टर और कंपनी के प्रशासन या राजनीति को चलाएंगे 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। अब देखना, जैसे जब अपन इससे पहले वाले वीडियो में, है ना, इससे पहले वाले वीडियो में अपन जब अंग्रेज और बंगाल राज्य पढ़ रहे थे तो अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था द्वैध शासन या दोहरा शासन, है ना। और कैसा पढ़ा था कि बंगाल में, है ना, दीवानी कौन चला रहा था? अंग्रेज, है ना। और बंगाल की फौजदारी कौन चला रहा था? बंगाल का नवाब, है ना। और ये व्यवस्था कब से कब तक रही थी? 1765 से 1772 ईस्वी तक। द्वैध शासन है, दो लोग चला रहे हैं, है ना, दीवानी अंग्रेज और फौजदारी बंगाल का नवाब। यहाँ भी यही व्यवस्था है। देखना, कंपनी का द्वैध शासन यहाँ पर लागू हो रहा है। कैसे? कंपनी का व्यापार कौन चला रहा है? 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कंपनी का प्रशासन कौन चला रहा है? 6 सदस्यीय कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। तो इसे अपन ने नाम दिया कंपनी का द्वैध शासन, है ना। और ये कब से लागू हुआ? ध्यान देना, ये लागू हुआ 1784 ईस्वी में, है ना। और कहाँ तक जाएगा? 1858 ईस्वी तक। तो ये भारत, देखना एक चीज और मैं क्लियर समझा दूंगा आपको, पूरे संवैधानिक विकास के इतिहास में 4 द्वैध शासन पढ़ना है। एक द्वैध शासन पढ़ चुके हैं 1765 से 1772, बंगाल का द्वैध शासन, दीवानी और फौजदारी का। दूसरा द्वैध शासन आपके सामने बोर्ड में है, कंपनी का द्वैध शासन, व्यापार और प्रशासन का। तीसरा द्वैध शासन पढ़ेंगे 1919 ईस्वी में, भारत में प्रांतों का द्वैध शासन। और चौथा द्वैध शासन पढ़ेंगे 1935 में, भारत के केंद्र में द्वैध शासन। तो दूसरे द्वैध शासन में हूँ 1784 ईस्वी में कंपनी के व्यापार को संचालित कर रहे थे 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और कंपनी के प्रशासन या राजनीति को संचालित कर रहा था 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कंपनी का व्यापार और प्रशासन जब अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया तो इसे नाम दिया गया कंपनी का द्वैध शासन। और ये कब स्थापित हुआ? 1784 में। और इसका समापन कब होगा? समाप्त कब किया जाएगा? 1858 ईस्वी में। क्लियर? ठीक। अब अपन बात करते हैं 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। इसमें था कौन कौन? ठीक, जो जैसे डायरेक्टर्स के लिए जब पढ़ रहे थे तो अपन ने कहा था कि डायरेक्टर्स का चुनाव होगा और कंपनी के जो प्रोपराइटर्स होंगे वो डायरेक्टर को क्या करेंगे? चुनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, इसका चुनाव नहीं होना है। ये आने कहाँ से हैं ये समझिए। ये 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल में होते कौन कौन थे ये समझिए, ठीक है। तो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो एक सदस्य होता था वो होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो इंग्लैंड के मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद बनाया गया था जिसे नाम दिया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये भारत का राज्य मंत्री या कुछ भी कह सकते हैं अपन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक होता था, ठीक है। जो दूसरा होता था वो भी इंग्लैंड के मंत्रिमंडल से था, उसे अपन नाम देते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ये होता था, ठीक है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर दूसरा सदस्य होता था, ठीक है। जो अन्य 4 सदस्य आते थे, है ना, वो होते थे इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल के सदस्य, ये होते थे प्रिवी काउंसिल के। क्लियर? 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल में है कौन कौन? पहला है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दूसरा सदस्य कौन था? चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जिसे अपन हिंदी में बोल सकते हैं राजस्व मंत्री। ये इंग्लैंड का मंत्री होता था, राजस्व रेवेन्यू मिनिस्ट्री से था, राजस्व मंत्री, है ना। और 4 सदस्य कहाँ से आते थे? प्रिवी काउंसिल से। जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जिसकी स्थापना की गई थी उसका जो अध्यक्ष था वो होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर? दूसरा चांसलर ऑफ एक्सचेकर या राजस्व मंत्री, है ना। और 4 सदस्य कहां से थे? प्रिवी काउंसिल से, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति, ध्यान देना, चुनाव नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी वो कौन करता था? इंग्लैंड का सम्राट,
जो भी वहाँ सम्राट या महारानी जो भी होंगी वो इन 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। अगर इनकी कार्यकाल की बात करूं, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल पहले 1 वर्ष, बाद में 4 वर्ष। इनका कार्यकाल क्या है, इनका कार्यकाल है वहां के सम्राट का प्रसाद पर्यंत। और प्रसाद पर्यंत आप लोग जानते होंगे जिसमें कोई समय सीमा नहीं होती है। जैसे वर्तमान में हम बात करें, भारत के राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में राज्यपालों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, है ना। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में हम देखें तो राज्यपालों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं है। राज्यपालों का कार्यकाल निर्भर करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। हो सकता है राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष की बजाय 6 वर्ष हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और 5 वर्ष की बजाय वो 2 दिन में भी आपको राज्यपाल पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ भी यही था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का कार्यकाल नहीं था, इनका कार्यकाल वहां के सम्राट के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर था, अर्थात जब तक प्रसाद मिलता रहेगा तब तक आप पद पर हैं। जिस दिन प्रसाद मिलना बंद हुआ उस दिन आपका पद आपसे क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर हुआ। तो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो इंग्लैंड का सम्राट करता था, और इनका कार्यकाल क्या होता था, वहां के सम्राट का प्रसाद पर्यंत। और इनके अधिकार क्या थे, ये लोग काम क्या कर सकते थे कंपनी में, है ना। तो कंपनी के देखना 2 तरह के अधिकार थे इनके पास कंपनी के, व्यापार के तो थे नहीं, क्योंकि व्यापार के किसके पास थे, डायरेक्टर के पास। इनके पास 2 तरह के अधिकार थे। कंपनी के सभी सैन्य शक्तियां जो कंपनी के पास थी, या सभी सैनिक अधिकार किसके पास थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। और कंपनी का पूरा दीवानी, जिसे अपन नाम देते हैं राजस्व, है ना, ये पूरा किसके पास था, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। क्लियर। डायरेक्टर के पास सिर्फ क्या बचा था, व्यापार, लेकिन 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास क्या है, कंपनी की सभी सैन्य शक्तियां, और साथ में कंपनी का जितना भी राजस्व है, जितनी भी कंपनी की आय और व्यय है, उस आय और व्यय को देखने का और उसे मैनेज करने का काम किसका हो गया, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। क्लियर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर चाहें तो डायरेक्टरों द्वारा या डायरेक्टर के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते थे। जरूरी नहीं है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अगर कोई प्रस्ताव बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ले जाता है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उस प्रस्ताव को स्वीकार ही करे, ये जरूरी नहीं था, है ना। अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल चाहे तो डायरेक्टरों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते थे, तथा कंपनी के जो आदेश थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेशों में संशोधन करने की शक्ति भी किसके पास होती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। अगर कंपनी ने कोई आदेश जारी किया है तो इन कंट्रोल को इतना शक्तिशाली बनाया गया था कि ये कंपनी के आदेशों को भी क्या कर सकते थे, सुधार सकते थे। ठीक है, पहली चीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर से अधिक शक्तिशाली है। डायरेक्टरों द्वारा रखे गए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते थे। साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कोई आदेश निकालती है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति थी कि वह उन आदेशों में क्या कर सकते थे, संशोधन भी। ठीक है, तो एक क्लियर हुआ। अपन ये ध्यान देना कि डायरेक्टर की तुलना में बोर्ड ऑफ कंट्रोल अधिक शक्तिशाली और अधिक अधिकार वाले हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक, देखना, गवर्नर जनरल व कंपनी के कर्मचारियों की, जो भारत की शासन व्यवस्था कंपनी जो चला रही है ना, तो गवर्नर जनरल तथा कर्मचारियों की, जो गवर्नर जनरल के सहयोगी कर्मचारी होते थे, उन कर्मचारियों की नियुक्ति करता था 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना। लेकिन उन्हें पद से हटाने का अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नहीं था, है ना। गवर्नर जनरल तथा कर्मचारियों को पद से हटाने का अधिकार और उन्हें वापस बुलाने का अधिकार अभी तक गवर्नर जनरल के पास था, लेकिन अब किसके पास हो गया, इंग्लैंड के सम्राट के पास। तो गवर्नर जनरल और कर्मचारियों की नियुक्ति डायरेक्टर कर तो सकते थे, लेकिन अगर उन्हें वापस बुलाना है या पद से हटाना है तो ये काम अब डायरेक्टर के पास नहीं था, बल्कि ये अधिकार किसे दे दिया गया था, इंग्लैंड के सम्राट को। क्लियर, एक पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में अपन ने पढ़ा था कि जब तक, देखना 1765 से ले रहा हूँ, 1765 की जब इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि के द्वारा जब भारत का बंगाल राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया तो बंगाल की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा पद बना था उस पद को नाम दिया गया था बंगाल का गवर्नर, है ना। और इस पद पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर, लेकिन 1773 ईस्वी तक आते आते अब बंगाल के साथ 2 क्षेत्र और जुड़ गए, जिन्हें एक को नाम
नाम दिया बम्बई और एक को नाम दिया मद्रास, है ना। तो अकेले बंगाल का जब शासन चलाता था तो नाम था बंगाल का गवर्नर, लेकिन बंगाल के साथ जब बम्बई और मद्रास का शासन चलाने लगा तो नाम का क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल, है ना। और गवर्नर जनरल नाम कब किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और इस पद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग्स। और 1773 के एक्ट में अपन ने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहयोग एवं सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई थी। अर्थात गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में मदद करने के लिए 4 सदस्यीय परिषद स्थापित की गई। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद की जो सदस्य संख्या 4 थी, उस सदस्य संख्या को घटाकर कितना कर दिया गया था, 3। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को कार्यों में सहयोग करने के लिए जो परिषद बनाई गई थी उसकी सदस्य संख्या थी 4, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 3। क्लियर हुआ ये, ठीक। अब नेक्स्ट, जैसे अपन ने अभी पढ़ा इसी में 1784 के एक्ट में ही 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, ठीक है, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में अपन ने पढ़ा कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कर्मचारी है ना, और वह कर्मचारी अगर कोई अपराध करता है भारत में, तो भारत में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलेगा, है ना। तो इस तरह से तो कर्मचारी पूरी तरह से खुले सांड हो जाएंगे, कोई भी अपराध करो कोई मुकदमे नहीं चलना है ना, तो जो मन में आएगा वो करेंगे, है ना। तो ब्रिटिश संसद ने उन पर भी कंट्रोल लगाया, और उन पर कंट्रोल किस तरह से लगाया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, है ना, ध्यान देना, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 13 सदस्यों वाले, है ना, 13 सदस्यों वाले स्पेशल कोर्ट, विशिष्ट न्यायालय या ज्यूरी कोर्ट की स्थापना की, ठीक है। और स्थापना कहाँ की, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में स्थापना की। यानी कर्मचारी अपराध करेगा भारत में और मुकदमा कहाँ चलेगा, इंग्लैंड में। और कौन सी अदालत में, ज्यूरी कोर्ट में, जिसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 13। वहां पर 1-2 न्यायाधीश नहीं बैठ, एक न्यायाधीश तो होता था, साथ में 13 लोग और बैठते थे। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी रुस्तम, अक्षय कुमार की है ना, वो नौसेना का अधिकारी रहता है, उससे एक अपराध हो जाता है ना, फिर उसका कोर्ट केस होता है, न्यायालय में चलता है। तो जब न्यायालय में चल रहा था तो आप देखते होंगे कि एक न्यायाधीश महोदय बैठे रहते हैं, बगल में ज्यूरी के सदस्य बैठे रहते हैं, है ना। और जब डिसीजन होना होता है तो न्यायाधीश अकेले डिसीजन नहीं देता है, उन 13 लोगों ने बहुमत के आधार पर जो कहा उसके बाद क्या होता है, डिसीजन होता है। तो ये कहलाते हैं ज्यूरी कोर्ट, जहां पर न्यायाधीश स्वतंत्र होकर डिसीजन ना दे बल्कि ज्यूरी के सदस्यों के बहुमत के आधार पर डिसीजन दे, ऐसे कोर्ट क्या कहलाते हैं, ज्यूरी कोर्ट, है ना। तो जब 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कर्मचारियों को ये स्वतंत्रता दी गई कि अगर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत कोई भी कर्मचारी कोई अपराध करता है तो उस अपराध के का जो मुकदमा होगा वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा, है ना। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में व्यवस्था कर दी गई कि अगर भारत में कार्यरत कोई भी कंपनी का कर्मचारी अगर कोई अपराध करता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा भारत में तो नहीं चलेगा, परंतु उसके विरुद्ध जो मुकदमा चलेगा वो इंग्लैंड में, उसके लिए 1784 के एक्ट के द्वारा उसके लिए इंग्लैंड में व्यवस्था की गई और 13 सदस्यों वाले ज्यूरी कोर्ट की स्थापना की गई। यानी अंग्रेजों द्वारा अपराध भारत में किया जाएगा और उसके विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कहाँ होगी, इंग्लैंड में होगी। क्लियर। दूसरी चीज ये थी, ठीक। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये व्यवस्था की गई थी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, भारत के राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करेगी। लेकिन ये पूर्णतः गलत, 100% गलत फैक्ट है ना। फैक्ट 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में रखा गया, है ना, कि कंपनी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करेगी, लेकिन अपन देखते हैं कि कंपनी तो 1947 तक साम्राज्य विस्तार करती रहती है। तो सीधा सा कहते हैं कि इस एक्ट में प्रावधान तो रखा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय क्षेत्रों को जीतकर अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करेगी, परंतु यह पॉइंट पूरी तरह से क्या हो गया था, असफल हो गया था, ठीक। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, है ना, जो हमारा गवर्नर जनरल था, देखना
1784 के एक्ट के पहले तक गवर्नर जनरल को अगर किसी राज्य से, भारत के किसी देशी रियासत से युद्ध करना है या शांति करना है तो गवर्नर जनरल को अनुमति लेनी होती थी, और अनुमति किससे लेनी होती थी? डायरेक्टर्स से, है ना। लेकिन 1784 के क्विट्स इंडिया एक्ट में व्यवस्था की गई कि अगर गवर्नर जनरल युद्ध या शांति करना चाहता है किसी भी राज्य से तो उसे डायरेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। क्लियर? तो ये है अपना 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट। क्लियर? जो चार्टर एक्ट हैं वो अब उन्हें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को देख के अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। लॉकडाउन में हमें और आपको अच्छा खासा समय मिल गया है ना। इतना समय मिल गया है कि हमने अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया होगा स्टडी में, है ना। कई सारे पेन भर खाली हो गए होंगे, कई कॉपी किताबें रफ रजिस्टर भर गए होंगे, बहुत सारे उंगलियों में दर्द होने लगा होगा। तो ये समझिए जिस स्टूडेंट ने बहुत सारे पेन खाली कर दिए हैं, जिस स्टूडेंट ने बहुत सारी कॉपियाँ भर डाली हैं, जिस स्टूडेंट की उंगलियों में दर्द होने लगा है, तो ये समझ के चले कि वो सही दिशा में जा रहा है ना। और जिसके साथ अभी ऐसा नहीं हो रहा है उसे अभी सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। जिस दिन उसके साथ भी ऐसा होने लगेगा समझ जाएगा कि वो भी सही दिशा को पकड़ चुका है और सही दिशा में जा रहा है। तो हमें इस लॉकडाउन की में जो समय मिला है उसका बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसका उपयोग करना है और अपनी स्टडी को निरंतर आगे की ओर लेकर चलना है। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्टडी को मेंटेन रखिए। अपन नेक्स्ट वीडियो में नए चार्टर एक्ट के साथ फिर से मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।